हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में 11th क्लास के जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमने बोला था कि भाई अल्टरनेट पोजीशन पे जो है 11th और 12th का जो है चैप्टर्स के जो है कवर करे जाएंगे। तो 12th का जो टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स है, सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें जो है 12th हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, जो है फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल भी है, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी। तो हम 12th में क्या कर रहे हैं, उधर साइड में इनऑर्गेनिक ले रहे हैं 11th क्लास में, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाया। उसके बाद हम पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक, क्योंकि वो भी उसके बाद वही पढ़ाना चाहिए, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक आबंधन जिसको हिंदी में बोलते हैं। और 12th का जो टॉपिक है उसमें फिजिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास फिजिकल वाला टॉपिक, जो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें खासा लोगों को दिक्कत होती है, तो फिजिकल वाले टॉपिक से हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतकी वाले चैप्टर से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है केमिकल काइनेटिक्स, इस क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, क्यों पढ़ाया जाता है ये चैप्टर। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड यानी किसी भी केमिकल, है ना, केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, है ना, हिंदी वाले समझ सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और काइनेटिक्स का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन के बारे में स्पीड, है ना, उस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स जो हम लोग चैप्टर पढ़ना है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कशन करना है। अब बात करते हैं कि आखिर ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या है। तो देखिए इस चैप्टर को हम लोग जो पढ़ना है वो इसलिए पढ़ना है कि जैसे सपोज करिए कि रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्टेंट रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हमें जल्दी चाहिए हो, ठीक है। तो आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, आखिर हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा, कौन स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमको जो है ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है। आखिर डिपेंड करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं। आ रही बात समझे। तो ये बेसिकली हम लोग चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स इसीलिए पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये कि जो चैप्टर है वो हमारा एक्सपेरिमेंटली नहीं है, ये हमारा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। यानी कोई भी इंडस्ट्री में मान लीजिए, जैसे कि अभी हम बात करें दवाई है, जैसे मान लीजिए हमको कोई दवाई, कोई इंडस्ट्री में कोई दवाई बनाई गई है और उस दवाई का असर 2 मिनट के अंदर होना था। तो अब उस दवाई का असर 2 मिनट में ना होके अगर वो 4 से 5 मिनट के बीच में होता है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि उसका तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे इफेक्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हमें जो डिजायर प्रोडक्ट है वो टाइम पे मिले। क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड कि जो हमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा जाता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल चैप्टर है ना, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग उसको पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटली नहीं पढ़ा जाता है। तो यही सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपने को पता चल गया कि आखिर ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतकी। सो गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला पॉइंट है केमिकल काइनेटिक्स का मतलब हम लोगों ने जाना। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, सॉरी स्पीड है ना, उस स्पीड के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं वही क्या कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन प्लस उसकी रेट और स्पीड। इसकी किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को और उसकी स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं वो हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर जल्दी चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे ना, जिसकी वजह से हमें कोई चीज जल्दी मिल जाए। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें जैसे कि दही जमता है ना, तो नॉर्मली क्या होता है, दही जमाने के लिए हमें एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए ना, कि उतने टेम्परेचर में दही जमेगा वरना नहीं जमेगा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। अब सपोज करिए अगर हम बात करें कोरोना की, जिस तरीके से कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वैक्सीन जिस तरीके से आई है, तो अब मान लीजिए कि कोरोना का वैक्सीन हम लोग को, चूंकि कोरोना है और कोरोना की वैक्सीन बहुत टाइम बाद बनती है, जो हम लोग को टाइम आपको अभी चाहिए, कोरोना वैक्सीन अभी चाहिए, क्योंकि लोग काफी जो है इसकी वजह से जो है मर रहे हैं, तो हमको चाहिए अभी, लेकिन ये कुछ समय बाद मिलती तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इस वजह से हमको कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे। साइंटिस्ट को इस तरीके से इतना वो काम करना पड़ेगा, इतनी रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि वो चीज जो बाद में मिल रही थी वो देर बने। यहीं पे अगर हम बात करें, जो मलेरिया है, जो वहां पर टाइफाइड है ना, इनकी जो वैक्सीन है बेसिकली वो काफी टाइम ले लेती है ना, तो इस चीजों का फर्क पड़ता है। तो यही सारी चीजें, तो आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली अफेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जैसे कि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसंट्रेशन है। ठीक है, इस कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है। टेम्परेचर आप लोग जानते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट किसी भी जो रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की और क्या कर देता है, रेट को बढ़ा देता है ना, यानी कि इट बेसिकली इट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
और घटा भी देता है। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स क्या कर देते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो वो अपने हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि आखिर कौन सी चीज हमको यूज करनी है, कैटलिस्ट यूज करना है या इनहिबिटर्स यूज करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है ना, इसको कैसे हम लोग राइट डाउन करेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि जो है किस तरीके से लिखी जाती है, कैसे डिराइव करे जाते हैं, इसके फॉर्मूले कैसे डिराइव किए जाते हैं। मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता, है ना, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि, उसमें हम लोग कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना होता है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर मतलब शून्य कोटि, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि प्रथम कोटि, और सेकंड ऑर्डर यानी कि द्वितीय कोटि। तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे कौन से, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर तो हालांकि कम पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया है कि आखिर क्या क्या हम लोग पढ़ना है। अब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में, कैसे रेट लिखा जाता है, आखिर रेट होता क्या है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली रेट, है ना, रेट क्या होता है। तो रेट के बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रेट होता क्या है? रेट होता है चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी चीज टाइम के साथ, किसी भी क्वांटिटी में अगर टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट। क्लियर है? फॉर एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमने कोई प्रोडक्ट लेने गए, यानी कोई चीज मार्केट से लेने गए। अब मार्केट से मान लीजिए आज हम कोई चीज लेने गए, तो आज उसका प्राइस कुछ और होगा, है ना, और उसकी क्वांटिटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेकिन वही चीज अगर हम आज से 2 से 3 साल बाद लेने जाएं, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। हो सकता है कि वो चीज थोड़ी सी छोटी हो गई हो, है ना, उसके रेट भी हो सकता है बढ़ गए हो, या रेट कांस्टेंट हो, उसमें उसकी क्वांटिटी में थोड़ी सी कमी कर दी गई हो। तो टाइम ड्यूरेशन लगा 2 से 3 साल के बीच में, क्या होगा, उसकी क्वांटिटी में कहीं ना कहीं चेंजमेंट हो गया। तो रेट क्या होगा? रेट जो होगा वो चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ, है ना। तो यही हम लोग को डिस्कस करना है, रेट क्या होता है, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहां तो हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो केमिकल रिएक्शन में किस टाइप का चेंज हो सकता है, उसकी रेट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को हम लोग डिस्कस करने के लिए कौन कौन सी चीजें जो कि डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो ये बेसिकली एक दो फैक्टर्स होते हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। एक तो अगर सॉल्यूशन एक्वस होगा तो उसकी रेट, तो उस केमिकल रिएक्शन की रेट अलग डिफाइन की जाएगी, और सॉल्यूशन अगर गैस हुआ तो उसकी अलग डिफाइन की जाएगी। फॉर्मूला वही होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अलग अलग हो जाते हैं। अगर सॉल्यूशन एक्वस हुआ तो उसके जो चेंज होगा ना उस केमिकल रिएक्शन में, उसकी चेंज होगा कंसंट्रेशन में, उस केमिकल रिएक्शन की कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता में, है ना, उसकी सांद्रता में बदलाव होगा अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारे पास जलीय जो विलयन है उस केस में, है ना। अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन किस में होगा? तो हमारे पास दो ही चीजें होती है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। सपोज करिए हमारे पास क्या ए गिव्स बी है ना, तो ए गिव्स बी में जो हमारे पास एरो पहले लिखा हो तो उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो एरो के बाद लिखा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमारे जो कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसका तो रिएक्टेंट में होगा या तो प्रोडक्ट में होगा। अब बात करते हैं अगर अपने पास गैसियस सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है ना, तो गैसियस सॉल्यूशन है उस केस में जो चेंजमेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसकी रेट को डिफाइन करने के लिए उसमें जो चेंज होता है वो उसके प्रेशर में होता है। ठीक है, तो प्रेशर जो चेंज होगा वो किस में होगा, भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं उस किसी केमिकल रिएक्शन में जो है काम करने के लिए ना, जो बेसिकली हो रहा है। तो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में ही उसमें चेंज होगा उसके प्रेशर में। अब बात करते हैं हम लोग आखिर, तो हम लोग फाइनल क्या पहुंचे कि रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन कैसे डिफाइन किया जाती है। सो चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को की रेट को डिफाइन करना है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है और उसकी जो प्रेशर है उस रिएक्टेंट की और उस बेसिकली प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट, है ना, दर के हिसाब से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब बात कर रहे हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन की, और केमिकल रिएक्शन में हमको पता तो होना चाहिए कि किस टाइप की रिएक्शन को अपने को स्टडी करना है ना। तो उन्हीं रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए 3 टाइप की रिएक्शनों के बारे में लोग डिस्कस करना है। एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होती है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होती है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग किस टाइप की रिएक्शन को ही हम लोग डिस्कस करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से कौन सी रिएक्शन सुटेबल होती हैं स्टडी करने के लिए। क्लियर है? तो देखिए अगर हम वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करें तो जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है उनकी स्टडी पॉसिबल नहीं होती है। आ रही बात समझे? जैसे कि वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, आयनिक रिएक्शन। जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। अब कोई भी फास्ट, इतनी फास्ट रिएक्शन है कि उसके मैकेनिज्म को जब पहचान ही ना पाए, कोई इतनी चीज इतनी जल्दी हो जाए कि उसके बारे में कुछ अता पता ही ना चले, तो हम उसके बारे में स्टडी कैसे कर पाएंगे।
क्लियर है? तो वेरी फास्ट रिएक्शंस को हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स में कंसीडर नहीं करते हैं, यानी इसके बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो कि हमने एग्जांपल दे दिया आयनिक रिएक्शन का, अभी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन की। तो वेरी स्लो रिएक्शन जो बहुत लंबा समय लेती है, अब बहुत लंबा समय लेती है, तो इतना लंबा तो कोई इंतजार नहीं करेगा, है ना। कोई भी साइंटिस्ट अगर मान लीजिए लैब में कोई काम कर रहा है तो इतनी देर तक तो इंतजार नहीं करेगा कि वो 2-2 3-3 4-4 साल चल रहा हो और मान लीजिए 5-6 रिएक्शनों में उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, है ना, वो तो हो गया खत्म। तो ऐसा भी काम नहीं करना है, लैब में ऐसा काम नहीं करना है कि बहुत टाइम ले रही, उस टाइप की रिएक्शन के बारे में भी अपने को स्टडी नहीं करना है। अच्छा, ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम बात करें लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग काफी समय बाद लगती है ना। अगर आयरन जो है बेसिकली एयर के साथ मॉइस्चर, यानी कि अगर वाटर मिल जाए, अगर हम बात करें जो है हमारे पास हमारे पास आयरन है ना, तो आयरन क्या करता है, अगर एयर के साथ रिएक्शन कर जाए मॉइस्चर यानी कि वाटर की प्रेजेंस में, तो लोहे में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। अच्छा, आजकल तो बहुत सारे कोटिंग करने के बाद जो है लोहे में जंग 2-2 3-3 साल में लगती है, कोटिंग कर दी जाती है अच्छे से, और काफी टाइम बाद जो है इसमें जंग लगती है। तो ये काफी वेरी स्लो रिएक्शन है, इनके बारे में भी हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। अब किस टाइप की रिएक्शन पढ़ी जाती है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो हम लोग मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? जैसे कि मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, तो हमारे पास सिंपली जो बॉन्डेड है ना, जो हमारी बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्व होती है जो रिएक्शन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हैबर प्रोसेस पढ़ा होगा। हैबर प्रोसेस में अमोनिया जो है फॉर्म होता है ना, और उसमें नाइट्रोजन जो है क्या करती है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, और फाइनली जो है अमोनिया हमको क्या कर देता है, मिल जाता है। अब अमोनिया ज्यादा से ज्यादा मात्रा मिले, इसके लिए क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन हम लोग डिस्कस करना है। दूसरा एग्जांपल आप बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दही है, तो दही कब बनता है? तो अगर हम बात करें, दही एक मिनिमम टेम्परेचर, जैसा कि हमने बताया था, एक टेम्परेचर होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर दही बनता है। दूसरी बात अगर हम बात करें जो दूध होता है, अब दूध ज्यादा गर्मियों में फट क्यों जाता है? क्यों इसलिए फट जाता है? क्योंकि ज्यादा गर्मी में क्या होता है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उनका रिप्रोडक्शन होने लगता है, वो क्या होने लगते हैं, पनपने लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको खत्म करने के लिए उनको गर्म करना पड़ता है दूध को, ताकि दूध को इसलिए गर्म करना पड़ता है ताकि दूध फटे ना, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर देने पे जो हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर वहीं पे सर्दी की बात करें, तो सर्दी में जो है दूध नहीं फटता है। हालांकि फट तो भी जाएगा अगर काफी देर तक आप रखे रहेंगे, उसको गर्म नहीं करेंगे ना, लेकिन फिर भी एक टेम्परेचर है, क्योंकि वो उसको ज्यादा कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। अगर ज्यादा टेम्परेचर देंगे उस केस में तो बैक्टीरिया खत्म ही हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैटर करती है, क्या टेम्परेचर है, क्या कंसंट्रेशन है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हम लोग इसी टाइप की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि आखिर हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, वेरी फास्ट नहीं पढ़ना, वेरी स्लो नहीं पढ़ना, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर है? तो यही हमने लिखा हुआ है बेसिकली, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन जो कि which finishes in fraction of time, बहुत ही कम समय में खत्म हो जाती हैं। अगर वेरी स्लो रिएक्शन की बात करें, which takes very long time, अब इतना लंबा समय तक कोई इंतजार नहीं करेगा, उस केस में क्या होगा, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करें मॉडरेट रिएक्शन which takes definite time, यानी कुछ कम समय लेती है ना, हिंदी वाले समझ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेरी फास्ट मतलब बहुत ही तेज जो रासायनिक क्रियाएं हैं जो कि बहुत ही कम समय में खत्म हो जाती है, वो हिंदी वाले नोट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दोनों में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम दोनों नहीं लिख पाते हैं, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ वेरी स्लो रिएक्शन, यानी जो बहुत ही धीमी अभिक्रियाएं हैं जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलती है, बहुत ही लंबे समय में खत्म होती हैं। मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन क्या है? मॉडरेट रिएक्शन का मतलब होता है जो ज्यादा समय तक चलती नहीं है, बीच में रहती है ना, उस टाइप रिएक्शन क्या है, एक इंडेफिनिट टाइम लेती है, कम समय लेती है। अब इनके एक एक करके एग्जांपल्स लेते हैं, समझते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल्स देखिए, जैसे अपने पास आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है ना, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि अपने पास सोडियम क्लोराइड NaCl है और AgNO3 यानी कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो AgCl और NaNO3 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। Na क्या करता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, ठीक है, अपने आयंस में टूट गया। और अगर AgNO3 की बात करें तो Ag प्लस और NO3 माइनस में टूट जाता है। तो ये इसमें टूट गया, ये इसमें टूट गया। अब क्या होता है, Na जो है प्लस को माइनस के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं बेसिकली। तो Na प्लस NO3 माइनस से मिलकर NaNO3 बना देगा, और Ag जो है वो Ag प्लस और Cl माइनस AgCl बना देगा। अच्छा, AgCl एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सफेद अवक्षेप होता है। क्लियर है? तो ये बेसिकली आयनिक रिएक्शन यानी कि बहुत ही फास्ट होती रिएक्शन, और इसको हम लोग बेसिकली इसके बारे में बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो है। इसके बारे में अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आयरन है, तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और मॉइस्चर यानी कि पानी की प्रेजेंस में, आर्द्रता में, है ना, आर्द्रता में पानी
क्या होता है, जंग लग जाती है। बेसिकली जंग का फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। ये x क्या है, x नंबर ऑफ मोल्स है वाटर के। जितना ज्यादा पानी होगा, जितनी ज्यादा एयर रिएक्ट करेगी, उसके हिसाब से उतनी ज्यादा जंग लगेगी। अब बात करते हैं हम लोग मॉडरेट रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हमें बेसिकली इसी टाइप की रिएक्शन के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। कोई भी किसी भी कंट्री में अगर मान लीजिए अमोनिया है और हमारे पास जो भी सोडियम नाइट्रेट है ना, इन सब का अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है तो एक अच्छी चीज मानी जाती है और वो डेवलपिंग कंट्रीज में जो है काउंट किए जाते हैं। आगे बात समझे। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का बेसिकली जो टूटना है यानी क्लीवेज ऑफ जो है बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये चीज हो रही है। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे एन है तो एन क्या होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, यहाँ पे हो गया और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में टूट गया। तो यहाँ से नाइट्रोजन नाइट्रोजन टूट गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन टूट गया और यहाँ से जो बॉन्ड बनना किसके बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड टूटा और यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। तो यहाँ से इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल लेने पड़ेंगे, तभी जाके NH आएगा, है ना। इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना अगर हो रहा है तो ये मॉडरेट टाइप का रिएक्शन कहलाती है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या करना है, स्टडी करना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग एक एक करके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। किसी भी रिएक्शन की जो रेट है उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या बताया था, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में चेंज किसके बारे में बात किया था, एक एक्वस सॉल्यूशन था और एक हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन था। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन की, यानी कंसंट्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसमें जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारी क्या कहलाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। तो बेसिकली क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है ना अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन है अपॉन टाइम इंटरवल है वही क्या कहलाता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट कहलाती है। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, उसको हम लोग x से कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए शुरुआत में हमारे पास कंसंट्रेशन x1 थी और बाद में हमारे पास क्या हो गई, x2 हो गई। तो x1 x2 ये शुरुआत में, ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी कि हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता है, हिंदी वाले ध्यान दें। और x2 का मतलब क्या है, ये हमारे पास अंतिम सांद्रता है, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको हम लोग एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे, हालांकि इनिशियल है, ये हमारे पास क्या है, फाइनल है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, फाइनल कंसंट्रेशन ये है। तो फाइनल जो चेंज होता है क्या होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी बाद माइनस पहला। तो x2 यानी फाइनल माइनस x1, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। और टाइम इंटरवल की बात करें तो शुरुआत में अगर इनिशियल कंसंट्रेशन x1 थी और टाइम अगर t1 लग रहा था और फाइनल कंसंट्रेशन x2 थी, टाइम अगर t2 लग रहा था, तो यहां से क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। तो यहां से हम लोग रेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r से कर रहे हैं। अच्छा, इसी को हम लोग जो x2 माइनस x1 इसको हम लोग किससे लिख दे रहे हैं, डेल्टा x, और इसको हम लोग लिख दे रहे हैं डेल्टा t। तो जो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है क्या होती है, डेल्टा x बाई डेल्टा t होती है ना। अच्छा, कुछ लोग इसको जो है क्या करते हैं, डेल्टा जो है a बटे डेल्टा t, है ना, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा a अगर लिखेंगे तो यहाँ पर a2 करना पड़ेगा और a1, वो डिपेंड करता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है ना। ये बेसिकली रेट होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन की। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट आप ध्यान से देखिए, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन बटे टाइम, है ना। तो कंसंट्रेशन हो गया और बटे में टाइम, यानी कंसंट्रेशन इनटू में टाइम इनवर्स, है ना, कंसंट्रेशन इनटू में टाइम इनवर्स। अब कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो आपको पता होना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स होती है। क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। और टाइम अगर सेकंड में तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास जो यूनिट निकल के आए किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो क्या निकल के आ रही है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। अब टाइम डिपेंड करता क्या है, अगर उस केस में टाइम जो है घंटे में है यानी आवर में, तो आवर इनवर्स हो जाएगा, सेकंड में तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ईयर में तो ईयर इनवर्स हो जाएगा, जो भी है ना। तो उस केस में हम लोग क्या डिफाइन किया, हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हम लोग ने डिस्कस किया। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेट कैसे लिखा जाता है ना, उसको रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, इसके बारे में बात करते हैं। सो अब मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, A गिव्स B, ये हमारे पास ये A रिएक्टेंट और क्या B क्या प्रोडक्ट है। तो कैसे इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, दो टाइम लेना पड़ता है अपने को, एक लेना पड़ता है t इक्वल टू 0 पे, एक लेना पड़ता है t इक्वल टू t। तो t इक्वल टू 0 पे अब ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो लगातार डिक्रीज करती जाती है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है। समझ रहे हो आपको, इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, इसकी बढ़ेगी। एक समय आएगा कि इसकी बिल्कुल 0 हो जाएगी और इसकी बढ़ के ये पूरा प्रोडक्ट हमारा जो है तैयार हो जाएगा। भाई यही तो होता है ना, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बाई प्रोडक्ट से मतलब कुछ खास होता नहीं है, प्रोडक्ट से मतलब होता है।
तो t इक्वल टू 0 पे मान लिया हमने इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, A0 है। A0 क्या दिखा रहा है, A0 दिखा रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो किसी भी रिएक्टेंट की A0 है, ठीक है। उस केस में देखिए अभी t इक्वल टू 0 यानी कि शुरुआत इनिशियल टाइम है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट बात कर रहे हैं। उस केस में हमारे पास जो कंसंट्रेशन जो हमारे पास होगी प्रोडक्ट की यानी कि उत्पाद की, अच्छा इसको हिंदी में अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन यानी कि इसकी जो सांद्रता है वो 0 होगी, ठीक है। यहीं पे अगर t इक्वल टू t टाइम में बात करें तो a0 माइनस x, अब ये x क्या है, ये बहुत मैटर करता है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बहुत दिक्कत करेगा। तो ये x है कि आखिर इसमें रिएक्टेंट में कितना ये डिकम्पोज हो गया, कितना वो रिएक्टेंट खत्म हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म होगा देन जाके प्रोडक्ट बनेगा, आ रही बात समझे। तो रिएक्टेंट खत्म हो गया कितना, x, यानी x डिकम्पोज कर गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग। ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग यानी जो रिमेनिंग हमारे पास t इक्वल टू t टाइम पे बना रिमेनिंग है ना, बेसिकली रिमेनिंग हमारे पास जो कंसंट्रेशन बची है किसी भी रिएक्टेंट की वो a0 माइनस x है। x तो वो है जो खत्म हो गया और a0 माइनस x वो है जो बचा, क्लियर है। तो अगर यहाँ पर a0 माइनस x खत्म हुआ तो बनेगा कितना, x, क्योंकि x से तो खत्म हो रहा है, तो x हमारे पास यहाँ पर जो खत्म होगा वही बनेगा, क्लियर है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने लिखा कि क्या है, किस तरीके से हम लोग ये लिखते हैं। ये आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में यानी कि रासायनिक साम्यवस्था वाले में पढ़ा होगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे डिटेल में हालांकि। अब देखिए अब हम लिखने जा रहे हैं रेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, है ना। अच्छा एक बात बता दें आपको, इनकी जो दोनों की स्टोइकियोमेट्री अभी दोनों की सेम है। अच्छा स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद उसके पास जो हमारे पास कोएफिशिएंट लिख के आते हैं ना, जैसे यहाँ पे कभी आप लोगों ने 2 देखा होगा, 3 देखा होगा, कभी कुछ, उस केस में जो कहलाते हैं इसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं ना, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री गुणांक, है ना। तो यहाँ पर दोनों का भी एक मानना है ना, अगर ये दोनों अगर अलग अलग होंगे उस केस में हमारे अपीयरेंस जो हमारा पर रिएक्टेंट और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो रेट हम लोगों ने कैसे डिफाइन की थी, रेट डिफाइन की थी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो ध्यान से देखिए कंसंट्रेशन में चेंज क्या हो रहा है, शुरुआत में रिएक्टेंट। अच्छा सबसे पहले हम बात करें ए की, ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ए क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है क्या है, शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे a0 है और t इक्वल टू t पे a0 माइनस x है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यानी a2 माइनस a1 बटे t2 माइनस t1। a2 क्या है फाइनल कंसंट्रेशन, a1 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, a0 है, और फाइनल कितनी है, a0 माइनस x है, यानी t इक्वल टू t टाइम पे a0 माइनस x है। यहाँ पे यानी कि जो a2 लिखा हुआ है इस a2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a0 माइनस x, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे माइनस a1 की जगह क्या लिख सकते हैं, a1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि क्या है a0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, a0 कर देंगे। अच्छा टाइम की बात करें तो हमारे पास टाइम जो लास्ट में है t2 कितना है, t है, और इनिशियल कितना 0, तो t माइनस 0। अब ध्यान देखिए प्लस का a0 माइनस का a0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा। अब डिसअपीयरेंस क्यों होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिसअपीयर का मतलब होता है धीरे धीरे गायब होना, कम होना। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे गायब हो रहा है और प्रोडक्ट लगातार बन रहा है, तो इसलिए हम लोग उसकी क्या कर रहे हैं, जब भी रिएक्टेंट की बात करें तो हमेशा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे, और जब प्रोडक्ट की बात करें तो हमेशा रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे, क्लियर है। तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल जाकर रेट आई है हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए वो क्या है, माइनस एक्स बाई टी। अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना क्या, कि कभी भी रेट निगेटिव नहीं होती। रेट बोले तो क्या है, अभिक्रिया की दर, है ना। ये जो बार बार रेट चिल्ला रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये किसी भी अभिक्रिया की दर है। तो अभिक्रिया की दर, रेट का मतलब दर होता है, तो अभिक्रिया की दर कभी भी क्या नहीं होती है, माइनस में नहीं होती, ध्यान रखिएगा, कभी भी निगेटिव नहीं होती। मैं लिख दे रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन कैन नेवर बी निगेटिव, है ना, कैन नेवर बी निगेटिव। यहाँ से रेट जो है कभी भी क्या नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, ये अपने को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देखिए हम लोगों ने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो निकाला माइनस में आ गई। अब ये जो कि माइनस में आ गया वो माइनस में होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्पीड हमेशा प्लस में होती है। कभी आपने गाड़ी चलाया होगा तो ब्रेक भी अगर आप लगाते तो ऐसा तो है नहीं गाड़ी पीछे आ जाती, गाड़ी तो आगे ही जाएगी ना। तो कभी भी रेट हो या रेट चूंकि स्पीड ही है तो उस केस में वो निगेटिव नहीं होती, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग से माइनस लगाना पड़ता है, क्लियर है। यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे भी माइनस अलग से लगाना पड़ेगा, क्लियर है। और यहाँ पे अगर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की जब हम लोग रेट लिखेंगे तो हमेशा अलग से माइनस जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का रीजन है कि आखिर क्यों माइनस लगाते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस की।
सो अब हम लोग बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ अपीयरेंस की, ठीक है, क्योंकि डिसअपीयरेंस यानी रिएक्टेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो लिखते हैं हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, है ना। बी क्या है, ध्यान रखना, बी है अपने पास प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, क्लियर है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी यानी प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, वही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1 बटे T2 माइनस T1, क्लियर है। A2 माइनस A1 बटे T2 माइनस T1 यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बटे टाइम इंटरवल। अब देखिए A2 यहाँ पे क्या है, तो T इक्वल टू T पे हमारे पास जो फाइनल कंसंट्रेशन किसी भी प्रोडक्ट की कितनी x है, तो यहाँ पर A0 माइनस x थी, बट यहाँ पे x है, तो x हो गया माइनस A1 हमारे पास कितना है, इक्वल टू 0 कितना है, 0 है, तो x माइनस 0 बटे यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, T माइनस 0, तो बदलेगा नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, T माइनस 0 रहेगा, 0 से कोई मतलब है नहीं, x बाई टी। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, x बाई टी आ रहा है, जबकि हम लोगों ने उसमें डिसअपीयरेंस निकाला था अभी रिएक्टेंट की, वो माइनस में आ रहा था और ये प्लस में आ रहा है, यानी कि अपने को पता चल गया है कि जो हमारे पास रिएक्टेड प्रोडक्ट की जब भी हम लोग रेट लिखते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है, इसमें अलग से माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, दोनों सेम आ रहे हैं ना, और हमेशा अपने को ध्यान ये रखने वाली बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बराबर होनी चाहिए ना, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बराबर होती है। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये चीज बदल जाएगी, हालांकि जब हम लोग डिस्कस करेंगे अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन रेट जो है किसी की वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री को हम लोग अलग करेंगे, देन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये ध्यान दे दीजिए, इन द केस ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव साइन मस्ट बी इन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। जैसा कि हम लोग को देख लिया है कि डिसअपीयरेंस मतलब ये होता है कि ह्रास, जो कमी हो रही है ना, अभिक्रिया के जो अभिकारक है उसमें ह्रास होने की जो दर है उसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, अभिक्रिया के अभिकारक में ह्रास होने की दर को ही इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये नेगेटिव साइन वहां पे लग रहा था, क्यों, क्योंकि बेसिकली माइनस में आ रहा था, अलग से माइनस इसलिए लगाना पड़ता ताकि वो चीज क्या हो जाए, प्लस हो जाए। इंपॉर्टेंट बात है, माइनस आता है पहले से, माइनस फिर से लगाना पड़ता, माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमने क्या कर दिया 2a गिव्स 3b कर दिया है, यानी कि इसके 2 मोल अगर लगते हैं तो इसके 3 मोल लगते हैं। अगर रिएक्टेंट 2 मोल लेते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना है बी का वो 3 मोल बनना है, क्लियर है। तो इन दैट केस क्या होगा, हमारे पास 2 टाइम रहते हैं, हमारे पास एक t इक्वल टू 0 रहता है, एक t इक्वल टू t रहता है। अब ध्यान देखिए t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसीडरेशन में कितनी मान ली, a0 मान ली, अब ये बना नहीं तो 0 हो जाएगा। अब t इक्वल टू t पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू t पे क्या हो जाएगा, a0 माइनस, ध्यान देखिए जितना ये ले मतलब जितना ये इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्टेंट में उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम भी होगा, उतना ही डिकम्पोज भी होगा। तो 2 था तो यहाँ पर a0 माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा, जितना यहाँ पे बनना उतना यहाँ बनेगा भी, तो a0 माइनस 2x और यहाँ पे 3x, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है। a0 माइनस 2x हो गया, 3x हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग लिखेंगे सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, है ना। ए जानते हैं अपन लोग क्या है, रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है, तो वही चीज फॉर्मूला वही लग जाएगा अपने को, है ना। A2 माइनस A1 बटे T2 माइनस T1, वो नहीं लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ से T इक्वल टू T पे कितनी है, A0 माइनस 2x, यहाँ से कितना है हमारे पास, T इक्वल टू 0 पे कितना है, A0 है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, A0 लिख देंगे, और बटे क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा T बट माइनस 0, T माइनस 0। अब ध्यान देखिए A0 से A0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस 2x बाई टी आ रहा है। तो ये हमारे पास जो बेसिकली रेट आया है, आप बोल सकते हैं एक प्रकार से जो रेट है वो किसी भी रिएक्टेंट के लिए जो डिसअपीयर है, जो खत्म हो रहा है, वो कितना आ रहा है, माइनस 2x बाई टी आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 3x माइनस 0, बाद माइनस पहला, है ना, बटे t माइनस 0। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 3x बाई टी। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, माइनस 2x बाई टी आ रहा है, जबकि यहां पर 3x बाई टी आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस आपस में इक्वल नहीं है। तो जैसे मैंने बोला था, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस ये जो आपस में बराबर नहीं होते, बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती है वो इक्वल होती है। तो अब हम लोग को यही बात करनी है कि आखिर ये इक्वल कैसे होती है, और फिर वो जो कोएफिशिएंट वो बटे में कैसे आ जाता है उसको डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वही चीज जो हमने बोली कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल। तो यानी कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोगों ने डिसअपीयरेंस लिखा था, अपक्रिया के जो अभिकारक उसमें ह्रास होने की दर और जो उस बनने की जो दर होती है किसी भी उत्पाद में, अपक्रिया के बनने की जो दर है उत्पाद में, ना,
तो डेल्टा ए बटे डेल्टा टी जो है बराबर होना चाहिए डेल्टा बी बटे डेल्टा टी की, यही होना चाहिए था। अभी हम लोग डिस्कस किया कि डेल्टा ए बटे डेल्टा टी कितना निकाल के 2x/t। अच्छा माइनस में आ रहा था ना, तो माइनस का मतलब ये है कि वो दिखाता है कि माइनस में आता है, हालांकि माइनस होता नहीं क्योंकि अलग से माइनस इसलिए लगाते हैं ताकि प्लस हो जाए, सिंपल सी बात है। तो 2x/t यहाँ पे 3x/t। अब ध्यान देखिए ये दोनों आपको आपस में बराबर लग रहे हैं, नहीं लग रहा है ना अभी। अगर हम इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर दें और इसको हम लोग क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दे, इसको 3 से डिवाइड कर दे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी x/t और ये भी x/t, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे कब, जब इनके कोएफिशिएंट से हम लोग क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। हमने एक लिखा था 2a gives 3b, यानी कि क्या हो रहा है एक a वाले में अगर हम बात करते हैं यहां पर अगर आधा 2 से डिवाइड किया है, यहां 3 से डिवाइड किया, तो यहां भी 2 से डिवाइड और यहां भी तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों बराबर थे नहीं तो हमने क्या करा आधा कर दिया, यहाँ 1/3 कर दिया, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/3। इसका मतलब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं तो फाइनल जाके जो रेट होती है क्या होती है, रेट बराबर माइनस का डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसके स्टोइकियोमेट्री होते हैं वही कहां आते हैं, बटे में आते हैं। क्लियर हो गया हमारे सबसे, एक समझा ले गए होंगे, हम समझा पाने में सक्षम हो गए हमारे हिसाब से कि ये जो बटे में चीज आती क्यों आती, क्योंकि रेट बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करने की वजह से ही सारी चीजें क्या आ जाती है स्टोइकियोमेट्री बटे में आ जाती है। यहाँ पे अगर बात करें तो डेल्टा बी बटे डेल्टा टी होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, बट चूंकि स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ करती है इसलिए इसको बटे में लाना पड़ता है, तब जाके अब ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ से 3 से डिवाइड है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हालांकि। तो अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आज लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक जाना, जो केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में जाना, काफी कुछ बेसिक चीजें जानी है ना। वीडियो को लंबा भी नहीं किया, आधे घंटे में काफी कुछ हमने बताने की ट्राई करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज लगातार करें, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के लिए अब मैं नया काम भी सोच रहा हूं कि जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड की जाए। तो पीडीएफ मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगी आना, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी। तो दोनों में हालांकि देने की कोशिश करेंगे। तो बस आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर मन हो तो जो है शेयर भी कर दीजिए ताकि और बच्चों को जो है इसका बेनिफिट मिले। क्लियर है? तो धन्यवाद।